नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिक में। आज 15 अक्टूबर 2020 है और हम यूपीएससी हिंदी क्विज के सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन पर डे करंट अफेयर और स्टैटिक के हम सॉल्व करते हैं। तो पहला हम आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है? रोगियों के रोगों का शीघ्र पता लगाना और उनकी रोकथाम करना, वेब पोर्टल पर विशिष्ट प्रश्नों का स्वतः उत्तर प्रदान करना, प्री क्लिनिकल ड्रग आइडेंटिफिकेशन और डिजाइन प्रोसेस को छोटा करना, जल प्रबंधन और कीट नियंत्रण। इसमें में से चारों का हम सही टिक लगाते हैं, क्योंकि ये चारों चीज़ें एआई के ज़रिए हम कर सकते हैं। अब पहले हम जानते हैं कि एआई होता क्या है। एआई जो है एल्गोरिदम बेस्ड कार्य करता है, जिसमें एल्गोरिदम के माध्यम से इसके सारे कार्य प्रोसीजर किए जाते हैं। जैसे कि मरीजों में भावी रोगों का पता लगाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे आजकल तमिलनाडु में डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता लगाने के लिए भी एल्गोरिदम के प्रोसीजर का उपयोग किया जा रहा है। इस समय हम सबको मालूम है कोविड-19 कितना भयानक रूप में पूरे विश्व में छाया हुआ है, तो उसमें भी एआई का उपयोग किया जा रहा है। और एआई आधारित अनुप्रयोगों में बायो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के लिए प्री क्लिनिकल दवा की पहचान करने और डिजाइन प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से छोटा करने में भी मदद कर रही है। जल प्रबंधन, फसल बीमा, कीट नियंत्रण के संबंध में भी एआई का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। और बिहार में एआई का इस प्रकार से उपयोग किया गया कि बाढ़ का पूर्वानुमान भी एआई के जरिए ही किया जा रहा है। और ये भारत में एक अच्छे संकेत हैं, क्योंकि भारत का एक बड़ा हिस्सा तकरीबन हर साल बाढ़ से पीड़ित रहता है। तो अगला प्रश्न लेते हैं। स्पेशल 301 रिपोर्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में क्या चीज़ें, जो दो स्टेटमेंट दिया गया है, तो उसमें में से कौन सा सही है, इसके बारे में बात की जा रही है। इसे विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किया गया जाता है, ये गलत है। रिपोर्ट में प्राथमिकता वाले विदेशी देशों, प्राथमिकता निगरानी सूची, निगरानी सूची देशों की सूची में शामिल हैं जिन्हें बौद्धिक संपदा कानूनों के आधार पर मापा जाता है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। ये जो स्पेशल 301 रिपोर्ट है, ये यूएसए के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। रिपोर्ट में प्राथमिकता वाले विदेशी देशों की एक सूची भी शामिल होती है जिन्हें अपर्याप्त बौद्धिक संपदा कानून वाला माना जाता है। ये देश प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं। और इसके अलावा रिपोर्ट में एक प्राथमिकता निगरानी सूची, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, और एक निगरानी सूची, वॉच लिस्ट, भी शामिल होती है, जिसमें ऐसे देश शामिल हैं जिन्हें बौद्धिक संपदा नियमों को चिंता का विषय माना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। इसमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और ये पता करना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी चीज़ें सही आती हैं इस आयोग के बारे में। विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों की निगरानी करना, ये सही है। बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा और प्रोत्साहन करना, ये भी सही है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकार साक्षरता
का प्रसार करना, ये भी सही है। केंद्र सरकार के नियंत्रण में किसी भी किशोर सुधार गृह का निरीक्षण करना, जहां बच्चों को सुधार के उद्देश्य से रखा गया है। ये चारों के चारों कोटेशन सही हैं। आयोग के कार्यों के बारे में वो जो चारों दिया गया है, वही यहाँ पे उसकी बड़ी व्याख्या कर दी गई है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते और साधनों के अध्ययन करना तथा मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों एवं बाल अधिकारों पर अन्य गतिविधियों की आवधिक समीक्षा करना तथा बच्चों की सर्वोत्तम हित में इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना आदि के बारे में चर्चा की गई। अगला प्रश्न लेते हैं ओशियन ओपन क्रेडिट इनेबल नेटवर्क के बारे में। ये क्या है? 3 चीज़ें दी गई हैं, इसके बारे में हमें बताना है कि ओशियन के बारे में तीनों में से कौन सी चीज़ें सही आती हैं। ओपन क्रेडिट इनेबल नेटवर्क एक क्रेडिट प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लेंडर्स और मार्केट प्लेस को जोड़ेगा। ये सही है। यह छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने में मदद करेगा। ये भी सही है। इसे भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा निर्मित किया गया। ये गलत है। आईस्प्रिट के द्वारा ये निर्मित किया गया है। ओशियन जो है आईस्प्रिट इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल द्वारा निर्मित एक क्रेडिट प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये सॉफ्टवेयर उद्योगों के लिए थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है। कौन? आईस्प्रिट। आगे चलते हैं। एक सेकेंड। क्रेडिट रेल के रूप में ओशियन में एक सामान्य भाषा होगी और यह उधारदाताओं एवं बाजारों को परस्पर जोड़ेगा, जो इन्हें अभिनव क्रेडिट उत्पादों और सेवाओं को निर्मित करने में सक्षम बनाएगा। यह देश में छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने में मदद करेगा। अगला चलते हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ये 3 चीज़ें दी गई हैं। इन तीनों में से कौन सी चीज़ें सही हैं, इसका बारे में हमें बताना है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत और भूटान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ये भूटान की जगह पे म्यांमार होना चाहिए था, क्योंकि वो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो पहला गलत हो जाता है। इस आधार पर हम एक को गलत मान सकते हैं, बी को, और सी और डी में से कोई हो सकता है। दूसरा तो दोनों में है, इसलिए दूसरा सही होगा। कौन सा है दूसरा? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नोवा दिहिंग इसके बीच से प्रवाहित होती है। यह भारत का एकमात्र उद्यान है जहां पर बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड और हिम तेंदुआ 4 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये तीसरा भी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व नामदफा पूर्वोत्तर भारत और अरुणाचल प्रदेश राज्य के चांगलांग जिले में भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान मियाओ के बीच नुआ दिहिंग नदी उष्णकटिबंधीय वर्षावन से प्रवाहित होती है और यह विश्व का एकमात्र जगह है जहां पर टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउड लेपर्ड ये चारों की चारों प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे मैच कराना है कि कौन से स्थल कहाँ पे बने हुए हैं। तो बनवली जो है वो हरियाणा में आता है, बनवाली जो है हरियाणा में, लोथल जो है गुजरात में आता है और कालीबंगा जो है राजस्थान में और कोटडीज ये सिंध में आता है, पाकिस्तान में। तो इस आधार पर ये छठे का आंसर जो होगा ई होगा, ए होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कौन सा स्थल कौन है। ये लोथल रहा, ये कोट डीजी जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ये भारत का बॉर्डर रहा, और ये कालीबंगा, एक सेकेंड, ये कालीबंगा है और ये बनवाली है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गढ़ी में मुख्य रूप से आम लोग निवास करते थे, ये गलत है। वहाँ पे तो कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। गढ़ी मतलब वो जो एक बड़े गांव से बाहर ऊंचे स्थलों पर बनाया जाता था, उसके बारे में ये बात की जाती है। विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया गया था और यह पत्थर से निर्मित था। ये पत्थर वाला हिस्सा गलत है, जबकि ये विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए ही किया जाता था। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, इसका आंसर डी होगा। गढ़ी में मुख्य रूप से कुलीन लोग निवास करते थे और विशाल स्नानागार का निर्माण पकी हुई ईंटों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्व में स्थित हड़प्पा स्थल है? यह है राखी गढ़ी। मैप के जरिए हम इसको देख सकते हैं। राखी गढ़ी कहाँ रखी? ये चुनहोदड़ो का तरह ये रहा। और कौन सा स्थल है? धौलावीरा। धौलावीरा ये यहाँ पे रहा। चुनहोदड़ो, राखी गढ़ी। अगला प्रश्न, 1858 में के भारत सरकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश क्राउन के पास सरकार, क्षेत्र और राजस्व की शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया। ये पहला सही है। इसने दोहरे शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। जी हाँ, ये भी सही है। इसने भारतीयों को विधि निर्माण प्रक्रिया में शामिल कर प्रतिनिधिक संस्थाओं की शुरुआत की। ये गलत है। 1961 के तहत ये किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बारे में 1858 की अधिनियम के बारे में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को पास सरकार, क्षेत्र और राजस्व की शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बन गए और यही गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने भारतीयों को विधि निर्माण प्रक्रिया में शामिल कर प्रतिनिधिक संस्थानों की शुरुआत की। अगला प्रश्न, जो कि आज का आखिरी है, गांधी इरविन पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन पैक्ट लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। ये गलत है, बाद में नहीं, पहले हुआ था। इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में सविनय अवज्ञा सत्याग्रह की अवधि को समाप्त कर दिया, जिसे गांधी जी और उनके अनुयायियों द्वारा दांडी यात्रा के साथ शुरू की थी। ये बी वाला आंसर सही होगा, पहला गलत है। गांधी इरविन पैक्ट लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में सविनय अवज्ञा सत्याग्रह की अवधि को समाप्त कर दिया, जिसे गांधी और उनके अनुयायियों ने दांडी यात्रा के साथ शुरू किया था। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।